Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn brainstorming of 2.8, that is small town and rivers. Friends, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इज पोएटिक डिवाइस. आज हम टेक्स्ट बुक में ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट इज हाउ मच पोएम वी हैव अंडरस्टूड ये चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 2.8 स्मॉल टाउन एंड रिवर्स. फ्रेंड्स, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई है, तो आज हम उनके आंसर्स सॉल्व करने वाले. देखिए, A1 में फर्स्ट एक्टिविटी दी है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज एक्सप्रेस इन द पोएम विथ रेफरेंस टू. ये जो पोएम है, हमें पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जिसे हम सेवन सिस्टर्स नाम से पहचानते हैं, वहाँ के पीपल के बारे में, उनका ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. दीज पॉइंट्स टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम से पॉइंट लिए गए हैं एंड ये पॉइंट्स का उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है. फ्रेंड्स, देखिए, फ्लावर्स या रिवर्स, बैम्बू, ये सारे ऑब्जेक्ट पोएम में हमने देखे हैं. अब देखते हैं फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस. फ्रेंड्स, आपने अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ डू वॉच इट, यानी कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. देखो, फ्लावर्स के लिए एक सेंटेंस था फर्स्ट स्टैंजा में कि ट्यूबर रोजेस, रीड ऑफ ट्यूबर रोजेस. अभी फ्लावर्स यहाँ पे एक मेंशन किया है, ट्यूबर रोजेस. तो फ्लावर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में रहता है. व्हेनेवर देयर बिलव्ड वंस डाई, दे प्लेस सच टाइप ऑफ रीथ which is token of affection and respect towards that person. तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखना है. तो फर्स्ट है फ्लावर्स. फ्लावर्स तो सभी को अच्छे लगते हैं. डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम फ्लावर्स का यूज करते हैं. नाउ इन द गिवन पोएम, फ्लावर्स दैट इज ट्यूबर रोजेस, ये एक टाइप का फ्लावर जो कि यूज किया गया है. These type of flowers specially used when someone of their nearest and dearest demise, and they place wreath of flowers, tuber roses, that is a token of love and affection. तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, flowers have very important place in the life of north eastern people. They use tuber roses. अभी tuber roses is a name of flower जो फूल उन्होंने यूज किया है. टू मेक रीथ फॉर प्लेसिंग इट ऑन द डेड मैन्स बॉडी, इट शोज लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम. तो इसलिए फ्लावर का बहुत ही इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में रहा है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट था रिवर्स. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है, इसका टाइटल ही रिवर्स के बारे में है, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स. तो रिवर्स का इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल है उनके लिए बहुत है. दे ट्रीट रिवर एज गॉडेसेस, ये भगवान से भी ज़्यादा रिवर्स को मानते हैं. तो यहाँ पे देखिए, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रीट रिवर्स एज लिविंग बीइंग. यहाँ पे उन्होंने, पोएट ने भी कहा था, शी ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैमंग दाई है ना. तो उन्होंने भी कहा था कि रिवर हैज़ अ सोल, यानी कि रिवर यानी कि नदियों में भी जान होती है, उनमें भी आत्मा होती है. हैविंग सोल, they respect rivers because they think its water is immortal like God. तो वो गॉड के जैसा उन्हें मानते हैं. जैसे हमें पता है फ्रेंड्स कि गॉड, ये जो कंसेप्ट है ये इमॉर्टल है ना. उसी तरीके से वाटर जो है, तो वो गॉड, वाटर की कंपैरिजन गॉड से करते हैं. एंड जैसे गॉड हमेशा हर जगह पे होता है, उसी तरीके से पानी यानी कि वाटर भी हर जगह पे रहता है. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्होंने वाटर के बारे में कहा है. नेक्स्ट यहाँ पे है बैम्बू. अभी बैम्बू का भी लास्ट स्टैंजा में उन्होंने मेंशन किया है कि कूल एंड ग्रीन बैम्बू. तो फ्रेंड्स, बैम्बू का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो नॉर्थ ईस्ट पीपल है, तो बैम्बू जो है एक ग्रीन कूलनेस के लिए एक सिंबॉलिक तरीके से यूज किया गया है. एंड बाम्बू वहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी में होता है. तो बाम्बू का यूज वो देयर हाउसिंग, घर बनाने में भी करते हैं. ओके, सो बाम्बू इज डिस्क्राइब्ड एज कूल एंड ग्रीन. द पोएट में वांट
टू से दैट द कूलनेस एंड ग्रीन कलर गिव पीस टू माइंड। यानी कि जो ग्रीन कलर है या फिर कूल है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना, जब भी हम एसी में होते हैं तो वी फील वेरी कंफर्टेबल। या फिर ग्रीन कलर को देखने के बाद हमारे जो आईज को एक ठंडक मिलती है। तो पोएट ने एक इस तरीके से सिंबॉलिक यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ग्रीन कलर एंड कूलनेस ये दोनों जो है तो उनके दिल को एक सुकून देते हैं। वेन एवर शी कम्स एंड विजिट्स टू हर होम टाउन, तो वो सब ग्रीनरी देखने के बाद एक अच्छा फील होता है ना। बिसाइड इट इज़ यूज टू मेक देयर हाउसेस, ये तो हमें पता है, हाउसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट था ईस्ट। अभी ईस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, यही पोएम में ईस्ट के बारे में ऐसा कहा है कि व्हेन समवन डिमाइस या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो डेड बॉडी है ना, वो कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि उनका जो फीट होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ वो पॉइंट करते हैं। एंड दे बिलीव दैट ईस्ट साइड इज अबोर्ड ऑफ गॉड, यानी कि ईस्ट साइड जो है वो भगवान का घर है, दैट इज हेवन। तो उन्होंने पोएम में उसे गोल्डन ईस्ट इस नाम से मेंशन किया है। तो देखिए, ईस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, द ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज they believe that the soul of dead person walks towards east which is abode of God। तो उनका ऐसा बिलीफ है कि जो भी डेड पर्सन है उनके फीट का पॉइंटिंग अगर ईस्ट के तरफ किया है तो वो उठ के खड़े हो सकते हैं और चल पड़ेंगे। तो ऐसा बिलीव है उनका। और ईस्ट के ही तरफ क्यों? क्योंकि उनका ये भी बिलीव है कि ईस्ट की तरफ हेवन है, यानी कि स्वर्ग है। तो इसीलिए वो जो डेड पर्सन होता है उसका फीट का पॉइंटिंग जो है ना तो ईस्ट के तरफ करता है। तो ये था फर्स्ट A1 एक्टिविटी। अब देखते हैं सेकेंड A2 एक्टिविटी। अभी फ्रेंड्स देखिए, A1 A2 क्वेश्चन पेपर में हमारा जो HSC बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। A1 A2 A3 A4 A5 उसी तरीके से क्वेश्चंस है, मे बी इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हर स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। पिक आउट द लाइंस दैट डिस्क्राइब द पोएट्स टाउन। अभी पोएट ने अपने गांव के बारे में, अपने विलेज के बारे में, होम टाउन के बारे में कहा है। तो ऐसे कौन कौन सी लाइन है पोएम में, बस उन्हें यहाँ पे लिखना है कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी होम टाउन के बारे में कहा है। तो फ्रेंड देखिए, पहला ही सेंटेंस है फर्स्ट स्टैंजा में, माय होम टाउन लाइज अमिडस्ट इन द ट्रीज। तो वहाँ पे बहुत इजी है ना, होम टाउन, माय होम टाउन लाइज कामली, सॉरी ये शब्द रह गया था, कामली अमिडस्ट द ट्रीज। सेकेंड, स्मॉल टाउन्स, देखिए टाउन आ चुका है, ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। देन इट मीन्स हियर हर होम टाउन विलेज, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग। एंड फोर्थ, ये एक सेंटेंस है जहाँ पे अपना होम टाउन के बारे में पोएटिस ने कहा है, अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे होम टाउन या टाउन ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो हाउ दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू हर होम टाउन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना श्राइन, ये इंडिकेट करता है उनके विलेज को। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, दैट इज मेटाफर। फ्रेंड, इसके पहले का एक वीडियो बना के रखा है जिसमें इसी पोएम में के लाइन टू लाइन, हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, सब डिटेल में बताया है। डू वॉच इट, यानी कि आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, यानी कि वो जो होली प्लेस है, उनका गांव यहाँ पे बताया, वहाँ के जो हैप्पी पिक्चर्स यानी कि उनके पास्ट के चाइल्डहुड के जो भी मेमोरीज है, इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया गया है अपने होम टाउन को बताने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स मेंशन इन द पोएम। अब फ्रेंड्स, नेचुरल एलिमेंट्स मतलब क्या? नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है या मेड बाय नेचर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती। तो ये पोएम इटसेल्फ एक नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है,
तो यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स है, रिवर है या फिर सन है, रिवर है, विंटर सीजन, समर सीजन, माउंटेन टॉप्स, अर्थ, रेन, ट्रीज, बैम्बू, इतने सारे वर्ड्स देखिए, सब के सब नेचर से। आर्टिफिशियल रिलेटेड एक भी वर्ड नहीं है, मैनमेड से बना हुआ कोई भी वर्ड्स यहाँ पर नहीं है। ट्रीज या फिर अर्थ, रेन, विंटर, समर, सब सीजन का नाम यहाँ पे आ रहा है। माउंटेन टॉप्स है या फिर सन है ना। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट के लिए यूज किए गए। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर का है, A2 में का 3 है, द रिवर हैज अ सोल। यस, elaborate the concept in your words as the poet has explained it in the poem. River has a soul, ये पोएट ने 2 बार यूज किया है, यानी कि थर्ड स्टैंजा भी इसी सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है एंड फोर्थ स्टैंजा भी इसी सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, द रिवर हैज अ सोल, यानी कि द सेंटेंस हियर और द रिवर इज पर्सोनिफाइड हैविंग सोल। यहाँ पर क्या किया गया है कि रिवर को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है एंड रिवर में भी जान होती है, सोल होता है, इस तरीके से बताया। तो अपने शब्दों में कैसा लिखना है, तो देखिए, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द रिवर हैविंग सोल, एज द सोल इज इमॉर्टल द रिवर वाटर इज ऑल्सो इमॉर्टल। यानी कि किस तरीके से बताया है, Why the poet called river as a soul? रिवर को सोल होता है, आत्मा होती है, ऐसा क्यों कहा है? तो फ्रेंड देखिए, सोल जैसा इमॉर्टल होता है ना। हमारी जो आत्मा होती है वो तो बस इट चेंजेस बॉडी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन बॉडी चेंज करते रहती है, लेकिन सोल जो होता है, आत्मा जो होती है, वो तो कभी मरती ही नहीं है। सिमिलरली वाटर जो होता है वो भी कभी फिनिश नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ईयर पहले भी बारिश पानी था, आज भी है, बस इट चेंजेस इट्स फॉर्म एज द सोल चेंजेस बॉडी, सिमिलरली द वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। अब फॉर्म कैसे चेंज होते हैं, तो फ्रेंड्स आपने तो साइंस में पढ़ा ही होगा कि जैसे ही पानी गर्म हो जाता है, समर में इवेपोरेट हो जाता है, तो इट टर्न लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में आ जाता है। फिर गैसेस फॉर्म से लेके ये अगेन क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाता है जब ये क्लाउड में चले जाता है तो, एंड अगेन बारिश के रूप में ये वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म बदलते रहता है एंड इट कंटिन्यूज, ये हमेशा चालू रहता है, इसीलिए इसे भी इमॉर्टल कहा गया है। इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। वाटर हैज बीन गिविंग लाइफ टू मैनकाइंड फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द पोएट इज कन्विंस्ड विद द थॉट ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर, पिक आउट द रिलेवेंट लाइन्स। अभी वाटर इमॉर्टैलिटी के बारे में पोएट ने यहाँ पे कहा है, बस हमें क्या करना है कि वो जो सेंटेंसेस है पोएम में के, वो बस यहाँ पे लिखना है। तो जहाँ जहाँ कहीं वाटर इमॉर्टैलिटी दिया है, तो रिवर हैज अ सोल यहाँ पे दिया है कि पानी जो है तो कभी भी फिनिश नहीं होने वाला, बिकॉज इसके पहले का एक सेंटेंस देखा जिसका एलोबरेट किया था, उसी में भी ये बताया था कि द रिवर इज पर्सोनिफाइड, करेक्ट ना, वो वाला पॉइंट। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, यहाँ पर भी देखिए वाटर इमॉर्टैलिटी के बारे में कहा है, ए चेंजेस फॉर्म, पानी का फॉर्म चेंज होता है, वो वाला सेंटेंस। मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, अभी मिस्ट मतलब जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ड्यू जिसे कहते हैं हम, है ना, वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ वाटर ही है। देन द इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर, ये तो खुद सेंटेंस बताता है कि वाटर इमॉर्टल है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस पोएम से लिए गए जिसमें बताया गया है कि वाटर इज इमॉर्टल। ओके, चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की एक्टिविटी दी गई है, द पोएट हैज यूज्ड सम अनकन्वेंशनल एक्सप्रेशंस, इलस्ट्रेट देम इन योर वर्ड्स। अनकन्वेंशनल यानी कि अपने खुद से ही बना लिए उन्होंने, वो कोई प्रमाणित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, अपने अपने मन से बनाए। ऐसे कौन कौन से है, तो यहाँ पे देखिए, पहला था टोरेंट ऑफ ग्रीफ,
फ्रेंड्स टोरेंट का मतलब होता है फोर्सफुली। एक्चुअली ये वर्ड टोरेंशियल रेनफॉल से भी हम यूज़ करते हैं। टोरेंशियल रेनफॉल कब होता है? जब बहुत हेवी बारिश हो जाती है, धुआंधार बारिश हो जाती है, तो टोरेंशियल कहते हैं, यानी कि बहुत स्पीड से एंड फोर्स से। अब यहाँ पे वो वर्ड ग्रीफ के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, दैट इज मेटाफर। तो फ्रेंड्स देखिए, हियर द पोएट यूजेस मेटाफर to describe the grief of people of small town, saying that as the river flows in great force in summer, the people also have such great sadness, and that great sorrow is expressed in the great force. यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल है ना, दे आर नॉट हैप्पी। अब देखिए भाई, वहाँ पे जो है ना, तो अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स चालू है। जैसे कि बॉर्डर पे इशू है एक, चाइना एंड जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल है या फिर इंडिया है, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चालू है। जो इंडियन मिलिट्री है उनमें और द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें भी कुछ डिस्प्यूट है। ऑलरेडी ये डिस्प्यूट की वजह से वो बहुत सैड है। उसमें उनका जो गॉड है, दैट इज नेचर, वहाँ पर अब डेवलपमेंट होना चालू हुआ है। तो वो डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो और भी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये सारा दुख एकदम से बाहर आ जाता है, उसे कहा है टोरेंट ऑफ ग्रीफ। सो द पीपल एक्सप्रेस देयर ग्रीफ इन सच वे, सो द पोएट डिस्क्राइब द अनकन्वेंशनल टर्म दैट इज टोरेंट ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। श्राइन का मतलब आपको बताया कि होली प्लेस, जो एकदम प्योर प्लेस, अच्छी प्लेस लाइक हेवन है ना। तो यहाँ पे श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स यानी कि द प्लेस, द होली प्लेस वेयर हैप्पी मोमेंट्स हैपन इन द लाइफ ऑफ पोएटिस। अब उनका विलेज के बारे में यहाँ पे बताया। अभी क्या है श्राइन पिक्चर, द पोएट हैज कंपेयर्ड हर डेज ऑफ चाइल्डहुड विथ अ होली प्लेस दैट इज श्राइन। यानी कि देखिए, श्राइन एक अच्छी जगह होती है जहाँ पे खुशी खुशी मिल जाती है। एंड हमारा जो चाइल्डहुड होता है ना दोस्तों, वो भी इसी टाइप का होता है। उस बस खुशी खुशी मिलती है, किसी भी टाइप का टेंशन नहीं होता है, ना पढ़ाई का टेंशन होता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेंशन होता है। बस खेलते रहो और खुश रहो, यही एक काम हमारे लिए होता है चाइल्डहुड में। एंड पोएट ने वो सारा एक्सपीरियंस किया है। अब उन्हें गांव में जब वो जाती है तो शी फाइंड्स दैट एवरीवेयर इज सैडनेस बिकॉज शी रिमेंबर्स डेथ, है ना। तो अब वो खुशी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स कहा गया है। शी सेज दैट देयर इज अ श्राइन इन द टाउन वेयर हर स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज आर केप्ट। तो उनकी जो बचपन की अच्छी अच्छी यादें हैं, वो उन्हें वो सारी चीज़ें देखने के बाद याद आती है। बट नाउ द प्लेस इज सो सैड बिकॉज ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, आप भी अगर आपके जो नेटिव प्लेस है, ठीक है ना, वेयर यू स्पेंट योर चाइल्डहुड, अगर जाते हो आप, तो अभी भी बहुत सारे चेंजेस आपके वहाँ पर गांव में हो चुके होंगे। लेकिन जो कुछ भी बचा है वो देखने के बाद डेफिनेटली आपको भी वो टाइम की यादें डेफिनेटली आएगी। वो जो हैप्पीनेस है वो आपको अभी भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट अनकन्वेंशनल टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था, द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अलग चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई थी, द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। इट इज़ रिलेटेड विथ रिवर। रिवर के बारे में उन्होंने ये टर्म यूज़ किया गया है कि जैसे हमें पता है कि लैंड ऑफ फिश यानी कि फिश ज़्यादा करके कहाँ पे रहते हैं, तो वेयर देयर इज़ वाटर। बट फ्रेंड्स, वाटर कैसा होना चाहिए, प्योर जहाँ वाटर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर जहाँ पर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिश रहते हैं। जहाँ पे वाटर बहुत पोल्यूटेड है वहाँ पे फिश नहीं रहते हैं, है ना। तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे क्या किया है कि पोएट ने ऐसा कहा है कि जो रिवर है, ठीक है ना, वो रिवर एक समय ऐसा था कि वहाँ पे ये जो रिवर है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ और लैंड ऑफ फिश, बट नाउ द रिवर इज़ पोल्यूटेड एंड हेंस ऑल द फिश आर डाइड। तो अब यहाँ पे कोई भी फिश नहीं है, ना कि वहाँ पर स्टार। अभी स्टार का क्या मेंशन किया गया है, तो फ्रेंड्स अगर पानी बहुत ही साफ होगा ना,
तो वहाँ पे पानी रिफ्लेक्ट होता है ना। अब यहाँ पे इतना पोल्यूटेड है, इतना गार्बेज है, रिवर के सरफेस पे बहुत सारा कचरा जमा है, तो भैया ऐसे में कैसे स्टार रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये कंसेप्ट को लेके यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया है, द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। देखो, द पोएट सेज दैट शी थिंक्स द रिवर इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ। वन हैज टू होल्ड वंस ब्रेथ व्हेन ही और शी इज अनेबल टू ब्रेथ। यानी कि पोएट ने ये भी टर्म यूज किया गया है, इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ। अभी किसी की ब्रेथ यानी कि सांस को जो रोकना, सांस यानी कि हम जो इनहेल एक्सेल करते हैं उसे, नहीं तो आप समझेंगे किसी की सांस यानी कि मदर इन लॉ। तो जब भी हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक उसे नहीं रख सकते, है ना, तो हमें भी थोड़ा सा अलग महसूस हो जाता है। सिमिलरली पोएट का ये कहना है कि नाउ द रिवर इज अनेबल टू टेक फ्री ब्रीथ। अब वो उतना फ्री ब्रीथ नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर इतना पोल्यूशन हो चुका है, इतना गार्बेज लोग रिवर में फेंकते हैं, तो उस वजह से रिवर चोक हो चुकी है अभी, तो वो सांस नहीं ले पा रही है। द रिवर मे बी चोकिंग विद गार्बेज एंड इज नॉट एबल टू ब्रेथ। As the river is so dirty, there are no fish, the water is not sparkling in the day and can't reflect the star at night. तो पानी भी बहुत गंदा हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर फिश नहीं है, एंड उसी वजह से नाइट के समय में स्टार भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हिसाब से यहाँ पर द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार का यूज़ किया गया है। Next question, the poet is anxious about the existence of natural beauty of her town. जो भी natural beauty है उस वजह से बहुत anxious है, worried है, caring है, but she touches the string of the hearts while appealing to conserve the nature. Explain the way she has expressed it in the first and the last line of the poem. तो यहाँ पे friends, the poet describe her hometown. Definitely, she also described the nature, but she is not happy. यहाँ पर वो बहुत खुश नहीं है। उन्होंने एक्चुअली जो डेवलपमेंट हो रही ना, she opposed system of development because when the development starts, it actually start the destruction of natural elements. तो इसीलिए उन्हें इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जो भी नेचर से मिला है, दे आर हैप्पी टू लिव विद दैट नेचुरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में जो पोएट ने कहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट डेथ टेक प्लेस रेगुलरली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ब्लडशेड। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, हमेशा झगड़ा चालू रहता है। झगड़ा इंडियन आर्मी में है, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर इंडियन आर्मी एंड चाइना बॉर्डर है वहाँ पर फ्रेंड्स। तो ये हमेशा चालू रहता है, तो इस वजह से वो बहुत खुश नहीं है। सो वेन एवर शी विजिट्स हर होम टाउन शी रिमेंबर्स अबाउट द डेथ, एंड इन द लास्ट लाइन शी implies दैट द टाउन हैव prospered in the name of progress and development, but actually it has destroyed the nature. So the native people of that area oppose such development. यानी कि एक तरफ जो है तो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से वो परेशान है, दूसरा लास्ट में पोएट ने कहा है कि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपमेंट के वजह से जितने भी नेचुरल एलिमेंट है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ट्रीज कटिंग हो रही है, वहाँ पे जो गार्बेज है, पोल्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है, एंड इसके वजह से पीपल वहाँ के ये अपोज करते हैं। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में पोएट ने यहाँ पे कहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट हैज कनेक्टेड द नीड टू प्रिजर्व नेचर विद द बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड हर चाइल्डहुड मेमोरीज। यानी कि नेचर को कंजर्व करने के लिए पोएट ने अपने बचपन, चाइल्डहुड का एंड पीपल का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। राइट डाउन द मेजर्स यू टेक टू कन्विंस द पीपल रिगार्डिंग द नीड टू कंजर्व द नेचर। अभी आपको पूछा है कि किस तरीके से नेचर कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन,
बहुत सारे स्टेप्स हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, जैसे कि आई वुड टेक ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड अवेयर द पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ये तो हर एक जन करने वाला है, ठीक है ना, कि ट्री प्लांटेशन के लिए फोर्स करेंगे, इम्पोर्टेंस उनको बताएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट है आई वुड फोर्स देम नॉट टू यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स। सेकेंड है कि जिस वजह से नेचर खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, वो है कैरी बैग्स। तो उन्हें कहेंगे हम कि भैया कैरी बैग्स का यूज़ मत करो। देन टू रिड्यूस पोल्यूशन आई वुड टेक पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक पॉइंट है जिसके वजह से पोल्यूशन कम हो सकता है, दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, अभी क्या हो चुका है कि हर एक जन अपनी ओन कार से मतलब यहाँ वहाँ चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी गो और इफ यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस एंड ट्रेन्स, डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। Then last but not least, I think government must strictly implement the rules and regulation. अब लास्ट ये भी कह सकते हैं कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना पड़े। लोगों को बहुत समझाने के बाद, अवेयर करने के बाद भी अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे स्ट्रिक्टली पनिशमेंट करना चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप ऑफ एक्शन। तो ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द सीजन फ्रॉम द पोएम। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। सीजन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड यहाँ पे दिया है, विंटर है, समर है ना। तो देखिए यहाँ पे सीजन से रिलेटेड है, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर एंड विंटर। एक और सेंटेंस था, इन द समर, सीजन का है, इट कट्स थ्रू द लैंड। और एक लास्ट वाला था, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। यानी कि हर एक सीजन को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। बहुत इजी एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये लास्ट एक्टिविटी थी फ्रेंड्स। तो होप आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।